गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एएस स्टडी 61 पर। आज हम लोग जो है कि समावेशी शिक्षा में बचे हुए कुछ भागों को देख लेते हैं, कुछ चैप्टर को देख लेते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है। और आज हम लोग देखेंगे कि इस समावेशी शिक्षा में जो विशिष्ट बालक होते हैं, उन विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक होते हैं, तो उन बालकों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। यदि देखा जाए तो एनसीईआरटी के आधार पर, सीटेट के सिलेबस के आधार पर मुख्य रूप से जो है कि ये गाइडेंस जारी किया है कि आपको जो है कि प्रतिभाशाली बालक और अस्थि बाधित बालक और वंचित बालक, यानी कि ये तीन जो बालक हैं, इन्हीं तीन बालकों को जो है कि ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा पर जो है कि विशेष बल दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, अस्थि बाधित बालक क्या होते हैं यानी कि दिव्यांग बालक क्या होते हैं, और वंचित या अपवंचित बालक क्या होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा के आज पार्ट 2 में। जो है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इस बात को जो है कि धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि यदि वीडियो लंबा होगा तो स्वाभाविक है कि आपको चीज़ें भी, तथ्य भी अधिक से अधिक मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। हम लोग देख लेते हैं प्रतिभाशाली बालक। देखिए, कंटेंट को छोड़ करके हम लोग जो है कि केवल केवल इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं कि ये बालक किस प्रकार के होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता है। ये प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता है, इस प्रतिभाशाली बालक की विशेषताओं के आधार पर हम प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यदि देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालक वो बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा भिन्न या अलग होते हैं, विशेष प्रकार की उनके अंदर छवि पाई जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक यानी कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। तो यानी कि सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, मतलब कि वह साधारण बालक नहीं होते। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं, वह जो है कि असाधारण बालक होते हैं, वह जो है कि असाधारण बालक होते हैं। यदि ये देखा जाए कि टर्मन बुद्धिलब्धि के आधार पर देखा जाए तो टर्मन के आधार पर प्रतिभाशाली बालक जो है कि बुद्धिलब्धि में 140 के ऊपर होते हैं, यानी बुद्धिलब्धि के आधार पर इनकी बुद्धिलब्धि कितना होती है, 140 से ऊपर होती है, 140 से ऊपर होती है। और ये देखा जाए कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह किसी कार्य को सघनता से सीखते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली बालक किसी कार्य को, यानी कि कार्य को सरलता एवं सघनता से सीखते हैं या सघनता से करते हैं, सघनता से करते हैं। यानी कि कोई भी कार्य यदि कठिन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कठिन कार्यों को सुगमता से करते हैं, कठिन कार्यों को सुगमता से करते हैं। और ये भी देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से समाज में उनके जो व्यवहार होते हैं वह व्यवहार जो है कि उत्तम होते हैं, यानी औपचारिक होते हैं, अपना व्यवहार जो है कि नियंत्रित रूप में रखते हैं। यानी कि यह बालक प्रत्येक स्थिति में अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, सामवेगिक को जो है कि नियंत्रित करके समाज में एक तरह का व्यवहार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टि से
नियंत्रित या औपचारिक व्यवहार करते हैं। सामाजिक दृष्टि से नियंत्रित या औपचारिक व्यवहार करते हैं। कौन सा व्यवहार करते हैं? औपचारिक व्यवहार करते हैं। औपचारिक व्यवहार करते हैं। इसके हिसाब से ये देख लिया जाए कि जो बालक होते हैं ये सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ये जो सामाजिक दृष्टि से नियंत्रित व्यवहार करते हैं, यानी कि इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक किसी भी प्रकार के अनावश्यक कार्य या किसी भी प्रकार के अनावश्यक समय को बर्बाद नहीं करते। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो बालक होते हैं समय का सदुपयोग करते हैं, समय का उचित प्रयोग करते हैं, यानी कि अनावश्यक समय को बर्बाद नहीं करते, समय का उचित प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जब समय का उचित प्रयोग करते हैं तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं यह अपने उद्देश्य को, यह अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक उद्देश्यों को या लक्ष्यों को पूर्ण रूप से निर्धारित करते हैं, पूर्ण रूप से निर्धारित करते हैं या पूर्ण रूप से उसे करते हैं। जब उद्देश्यों या लक्ष्यों को पूर्ण रूप से निर्धारित करते हैं यह बालक प्रतिभाशाली बालक, तो इसका मतलब ये हुआ कि बालक अपने उद्देश्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। इसका मतलब प्रतिभाशाली बालक उद्देश्यों के प्रति क्या होते हैं? कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह बालक जब उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं तो यह बालक अन्य बालकों की अपेक्षा जो सीखने की क्षमता होती है, जो करने की क्षमता होती है, इनके अंदर जो कि अति सक्रियता पाई जाती है। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों में अति सक्रियता पाई जाती है। अति सक्रियता पाई जाती है। प्रतिभाशाली बालकों के अंदर अति सक्रियता पाई जाती है। देखिए, यदि देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालक जो है कि इन तमाम प्रकार की विशेषताएं जो है कि पाई जाती है प्रतिभाशाली बालकों में। यदि इनके नकारात्मक प्रवृत्ति को देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालक एक तरह से स्वार्थी बालक होता है। प्रतिभाशाली बालक एक तरह से सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेता। प्रतिभाशाली बालक जो है कि अपने रुचि अरुचि के अनुसार ही कार्य करता है। देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालक के उपरांत यदि कोई कार्य न किया जाए तो जो है कि कक्षा में जो है कि व्यवधान उत्पन्न करता है। यदि देखा जाए कि प्रतिभाशाली दृष्टि से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है कि प्रतिभाशाली भाग नहीं लेता, क्योंकि अपने समय को जो है कि बर्बाद करना नहीं चाहता। तमाम तरह की नकारात्मक प्रवृत्तियां भी होती हैं, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से सकारात्मक इसके दृष्टिकोण रखने हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर हमें प्रतिभाशाली बालक के स्थितियों को जो है कि निम्न नहीं करना है, बल्कि उनकी स्थितियों को आगे बढ़ाना है। इसलिए इसके आधार पर शिक्षा के प्रावधान कैसे होने चाहिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि बालक को, यानी कि लिख सकते हैं कि सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। सामाजिक कार्यों के प्रति
सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि या सामाजिक कार्यों के प्रति अवसर प्रदान कराने चाहिए। क्या कराना चाहिए? अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बालक सामाजिक कार्य में ऐसे बालक जो है कि ध्यान नहीं देते। सामाजिक कार्यों में अवसर प्रदान करने चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा ऐसी हो या शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो सांस्कृतिक कार्यों के प्रति अवसर प्रदान करे, सांस्कृतिक कार्यों के प्रति अवसर प्रदान करे। और जो शिक्षण विधियां जो है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए सामूहिक गतिविधियों पर आधारित हो। सामूहिक गतिविधि पर आधारित क्या हो? शिक्षा हो, या सामूहिक गतिविधि पर आधारित क्या हो? शिक्षण होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालक की रुचि अरुचि यानी कि उसके पसंद नापसंद, रुचि अरुचि और रुचि, पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर जो है कि शिक्षण प्रदान करना चाहिए। शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे अध्यापकों के विषय में ऐसे अध्यापक हों जो विशेष प्रकार से यानी कि अध्यापक क्या हो? विशेष प्रकार से प्रशिक्षित हो। विशेष प्रकार से क्या हो? प्रशिक्षित हो, जो ऐसे बालकों की पहचान कर सकें और इनके अनुरूप क्या कर सकें? शिक्षा प्रदान कर सकें। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि इनके अनुरूप, प्रतिभाशाली बालक के अनुरूप विशेष कक्षा का भी प्रावधान करना चाहिए। विशेष कक्षा का प्रावधान करना चाहिए, या ऐसे बालकों को ऐसे बालकों को कक्षा उन्नति का भी प्रावधान रखना चाहिए। यानी कि यह बालक अपनी कक्षा के समकक्ष विद्यार्थियों के समक्ष यदि सक्रियता व्यक्त न कर पाता हो तो इसे कक्षा उन्नति का भी प्रावधान रखना चाहिए। इसे नेक्स्ट कक्षा में भी रख देना चाहिए। यदि इसके उपरांत देखा जाए तो यानी कि संवर्धन कार्य या संवर्धन शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर शिक्षण होना चाहिए। संवर्धन शिक्षा का मतलब ये होता है कि इसमें जुड़ी हुई खेल प्रणाली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद यानी कि इस तरह से प्रतिस्पर्धा। देखिए, प्रतिस्पर्धा जो होनी चाहिए ये सामूहिक रूप से होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए। यदि यह प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत रूप से होगी तो नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं, और यदि यह प्रतिस्पर्धा पॉजिटिव पॉइंट में करना है तो यह प्रतिस्पर्धा किस रूप में होनी चाहिए? सामूहिक रूप में होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा, इस तरह से और भी तमाम प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे भ्रमण विधि, जैसे प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट विधि, यानी कि इस तरह से जो है कि प्रविधियों को अपनाना चाहिए, जिससे कि प्रतिभाशाली बालक क्या है उसमें जो है कि अपने कार्य की प्रतिभावान को जो है कि अपने कार्य की छवि को जो है कि निखार सके, दिखा सके, या जिस प्रकार की प्रवृत्ति को करना चाहता है वह बेहतर से बेहतर कर सके, और उसको जो है कि इस तरह के अवसर या लाभ प्रदान करने चाहिए। इसके उपरांत यदि देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालकों को निर्देशन एवं परामर्श की विशेष प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। निर्देशन एवं परामर्श की विशेष प्रकार की क्या होनी चाहिए? सुविधा होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो सभी बालकों के लिए ये जो शिक्षा का प्रावधान है निर्देशन एवं परामर्श के आधार पर ही होनी चाहिए। यानी कि इस तरह से जो है कि विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली बालक की, और इस तरह से जो है कि शिक्षा का प्रारूप जो है कि होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बालक, अपवंचित बालक को देख लेते हैं कि अपवंचित बालक किसे कहते हैं और उनकी शिक्षा कैसी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं अपवंचित बालक। प्रतिभाशाली बालक के बाद हम लोग देख लेते हैं कि अपवंचित बालक कौन है।
अपवांछित बालक में देख लेते हैं कि अपवांछित बालक किसे कहते हैं। अपवांछित बालक, अपवांछित बालक, अपवंचित या वंचित बालक किसे कहते हैं। आप लोग सामान्यतः अर्थ में वंचित का नाम सुने होंगे कि मतलब कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी कार्य या किसी प्रकार की सुविधा से वो लाभ नहीं उठा पाता है तो उसे वंचित कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि सामाजिक दृष्टि से जितने भी सारी सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं का यदि कोई व्यक्ति लाभ न उठा पाता हो तो उसे हम कहते हैं कि वह उस लाभ से क्या हो गया, वंचित हो गया। उसी तरह शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि या शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए कि जितने भी विद्यालय की स्थापना की गई है, शिक्षा की व्यवस्था की गई है और शिक्षा के जितने भी सारे प्रावधान व्यवस्थित रूप से दिए गए हैं उन प्रावधानों का यदि कोई बालक लाभ नहीं उठा पाता है तो उसे हम लोग कहते हैं शैक्षिक दृष्टि से अपवंचित बालक। यानी कि वह शिक्षा से दूर हो जाए, चाहे गरीबी के कारण, चाहे अपने किसी शारीरिक विकार के कारण, चाहे विद्यालय की कमी के कारण, चाहे अभिभावक माता पिता या परिवेश के कमी के कारण वह शिक्षा से दूर हो गया है, शिक्षा का कोई लाभ नहीं उठा पाया है तो ऐसे बालकों को हम लोग क्या कहते हैं, अपवंचित बालक कहते हैं। तो अपवंचित बालक देखा जाए तो मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के रूप में पाए जाते हैं। एक देखा जाता है सामाजिक रूप से वंचित बालक। नंबर एक पर देखा जाए तो सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से वंचित बालक, सामाजिक रूप से वंचित बालक। सामाजिक रूप से वंचित बालक क्या है, जैसे देखा जाए कि इसमें देखा जाए तो सामाजिक रूप से निम्न बालक यानी कि सामाजिक दृष्टि से निम्न बालक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से निम्न बालक। किस रूप में निम्न बालक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से निम्न बालक होते हैं। कैसे निम्न बालक, इसमें आने वाले बालक बहुत सारे हो जाते हैं। जाति के रूप में, चाहे किसी भी जाति का हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बंजारे वगैरह, है ना, जाति के रूप में। धर्म के रूप में, जाति धर्म परिवेश, जाति धर्म परिवेश या उनके लिंग की रूढ़िवादिता। लिंग की रूढ़िवादिता भी तो सबसे बड़ी जो है कि उसके जो है कि अपवंचित होने का या लाभ उठाने का सबसे बड़ी ये चीजें होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि जनजातियों में ये होता है, जनजातियों परिवेश में, कि बालक पढ़ेंगे बालिकाएं नहीं पढ़ेंगी, घर पर आएंगे खाना पीना बनाएंगे, लकड़ी वगैरह तमाम तरह की चीजें हो जाती हैं। मतलब लिंग रूढ़िवादिता आज भी कहीं कहीं जो है कि परंपराएं बनी होती हैं जिससे कि क्या होती है, शिक्षा के मुख्य धारा से क्या है, दूर हो गए हैं। यानी कि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए। इसके बाद देखा जाए सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो समाज में जो व्यवहारिकता है, जो औपचारिकता है या जो भाषा है, भाषा संबंधी यानी कि भाषाई संबंधी निम्नता, भाषाई संबंधी निम्नता। भाषा का मतलब क्या होता है कि अपने भावों को व्यक्त न करना। कुछ व्यक्ति या कुछ बालक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जो विभिन्न प्रकार की भाषाओं से परिचित नहीं हैं। वो अपनी भाषाओं को इस मॉडर्न परिवेश में व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण शर्म लज्जा चाहे जो भी चीजें हैं वो व्यक्त नहीं कर पाते। उसके आधार पर जो है कि वो जो है क्या हो जाते हैं, उसका लाभ जो है कि नहीं उठा पाते। इस तरह से देखा जाए, इस तरह से देखा जाए तो सामाजिक के आधार पर देखा जाए तो घर का बिगड़ा माहौल देखा जाए तो घर का बिगड़ा माहौल, घर का बिगड़ा माहौल, घर का बिगड़ा माहौल। भाई घर में अनेक प्रकार के तनाव हो सकते हैं, तनाव हो सकते हैं, घर में तनाव हो सकते हैं। घर में जो है कि एक दूसरे का संबंध अच्छा नहीं हो सकता है। जो एक घर में एक दूसरे का संबंध है वह अच्छा
बुरा कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। इसके बाद देखा जाए तो इसी सामाजिक दृष्टि में उसके परिवार के साथ साथ पड़ोसी या मित्र का परिवेश, ऐसा होता है ना कि जब हमारा पड़ोसी वाला नहीं पढ़ने जा रहा है, या हमारा पड़ोसी जो है कि शिक्षित नहीं है, या हमारा पड़ोसी जो है कि विभिन्न प्रकार की धारणाएं रखता है, तो उसका भी प्रभाव जो है कि देखने को मिलता है। परिवार या मित्र का या परिवार परिवेश, इस तरह से चीजें हो जाती हैं। इसके बाद यदि देख लिया जाए तो सांवेगिक रूप से, इसके बाद यदि देख लिया जाए तो सांवेगिक रूप से सामवेगिक रूप से जो सामवेगिक रूप से जो बालक के व्यवहार के नियंत्रण करने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो व्यवहार जो होते हैं, वो व्यवहार जो नियंत्रित होते हैं या अनियंत्रित होते हैं, वह किस रूप में जो है कि व्यक्ति व्यक्त करता है या व्यवहार करता है, यह चीजें जो है कि बालक को या उस व्यक्ति को क्या करती हैं, आगे ले जाती हैं, या अनियंत्रित रूप में उसके व्यवहार क्या करते हैं, सामाजिक दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो अपवंचित बालक सामाजिक रूप से ऐसे जो है कि इस प्रकार की चीजों से जो है कि ग्रसित होते हैं, या इस चीजों को जो है कि प्रभाव पड़ते हैं, जिससे बालक क्या हो जाते हैं, शिक्षा पर उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। सामाजिक रूप से हो गया। दूसरे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं सामाजिक रूप से दूसरे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं कि यदि बालक जो होते हैं, ऐसे बालक जो है कि किस प्रकार के अपवंचित रह जाते हैं, तो दूसरे नंबर पर देख लेते हैं आर्थिक रूप से वंचित बालक दूसरे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं कि आर्थिक रूप से वंचित बालक कौन कैसे किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। जैसे आर्थिक स्थिति का उच्च या निम्न होना आर्थिक स्थिति का निम्न होना, यानी कि सीधी सीधी भाषा में गरीबी की जंजीरों में जकड़ा होना। यदि गरीबी की जंजीरों में जकड़ा होगा बालक, तो विद्यालय की ना फीस भर पाएगा, न विद्यालय घर से दूर होगा तो ना जा पाएगा, विद्यालय के ना ड्रेस वगैरह विद्यालय की सुविधाओं को पा नहीं सकता, कॉपी किताब तमाम तरह की चीजें, पालन पोषण, रहने संबंधी, खाने पीने संबंधित तमाम प्रकार की चीजें जो प्रभावित करती हैं। तो जब इस तरह से चीजें प्रभावित करती हैं, तो वह बालक शिक्षा से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके अभाव में, यानी कि आर्थिक स्थिति के अभाव में, हम लिख सकते हैं कि आर्थिक स्थिति के अभाव में विद्यालय की जो विद्यालय है, विद्यालय की आवश्यकता की पूर्ति न कर पाना, या विद्यालय की फीस, ड्रेस, कॉपी, तमाम तरह की चीजें ऐसे हैं जिसकी जो है कि पूर्ति न होने पर वो बालक क्या करता है, शिक्षा से जो है कि वंचित हो जाता है, या विद्यालय या नहीं जा सकता है। या इसके बाद हम देखें आर्थिक स्थिति के कारण उस बालक के रहन सहन या खाने पीने संबंधी बेचारे का भर पेट भोजन मिलता ही नहीं, पेट भरता ही नहीं, तो विद्यालय कहाँ से जाएगा, वो पढ़ने कहाँ से जाएगा। तो रहन सहन, खाने पीने संबंधित चीजों का क्या जो है कि इन सभी चीजों का क्या जो है कि अभाव पाया जाना, जो है कि ऐसे बालक जो है कि शिक्षा से दूर हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। इसके आधार पर देख लिया जाए तो एक और होते हैं जिसका नाम है, हम लोग लिख सकते हैं शैक्षिक रूप से वंचित बालक। शैक्षिक रूप से वंचित बालक
शैक्षिक रूप से वंचित बालक। शैक्षिक रूप से वंचित बालक कौन कौन हो जाते हैं, किस तरह से हो जाते हैं कि जो शिक्षा के मामले में देखा जाए तो विद्यालय का घर से दूर होना, कोई बालक जनजाति से बिलोंग करता है, आदिवासी बालक बिलोंग करता है, तो उसके घर से विद्यालय का दूर होना, जिसके लिए जो है कि बालक जो है कि सुविधा के उपरांत जो है कि छात्रावास न मिल पाना, या बालक जो है कि आवागमन यातायात की सुविधाएं न हो पाना, इससे क्या हो जाता है, बालक जो है कि शिक्षा से क्या होता है, दूर होता जाता है। हम लिख सकते हैं कि विद्यालय का दूर होना, विद्यालय का घर से दूर होना। दूसरी बात, विद्यालय में अरुचि उत्पन्न होना, विद्यालय में अरुचि उत्पन्न होना, विद्यालय में अरुचि उत्पन्न होना, या ये भी कह सकते हैं कि विद्यालय में अनुशासन या दबाव महसूस करना, विद्यालय में क्या करना, दबाव महसूस करना। ज्यादा अनुशासित होने पर बालक यदि विद्यालय में दबाव महसूस करता है तो बालक इस तरह से विद्यालय जाना क्या कर देता है, बंद कर देता है। दूसरी बात, जो विषय वस्तु होती है पाठ्यक्रम की हो सकता है पाठ्यक्रम उसके बोध के स्तर का न होना, वो समझ ही नहीं पाएगा बालक की किस तरह की चीजें पढ़ाई जा रही हैं, या कक्षा कक्ष की गतिविधियां, लिख सकते हैं कि कक्षा कक्ष की गतिविधियों का समुचित प्रयोग न होना। देखिए इसका पॉइंट ये है कि कक्षा कक्ष की गतिविधियों का समुचित प्रयोग न होना का पॉइंट ये है कि यदि एक बालक अपने कक्षा में जाता है तो कक्षा में यदि उसे उचित बैठने का स्थान न मिले, कक्षा का माहौल उसे जो है कि न मिले, कक्षा में बालक या अध्यापक के एक दूसरे के कैसे संबंध होना चाहिए, वो संबंध किस प्रकार के हो, सहानुभूति के रूप में हो या अनुशासन के रूप में है या दबाव के रूप में, किस प्रकार के हो, कक्षा में जो पढ़ाई गई चीजें होती हैं अध्यापक किस तरह से पढ़ा रहे हैं, लेक्चर के माध्यम से, व्याख्या करके माध्यम से पढ़ा रहे हैं या जो है कि लिख करके पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं सारी चीजों को लिख के पढ़ाता हूं ताकि आप चीजों को अच्छी तरह से देख सके, समझ सके। इसे लेक्चर में तो बताया जा सकता है, बिल्कुल आसान तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन लेक्चर में बताने का मतलब ये हुआ कि चीजें आपके जो है कि दिमाग से हवा की तरह क्या हो जाएंगी, रन कर जाएंगी, आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इससे लिख के बताने का मतलब ये हो जाता है कि आप चीजों को देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी और इसी के आधार पर शिक्षण को आप क्या कर देते हैं, टच कर देते हैं। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि अध्यापक ऐसे भी होते हैं कि अध्यापक केवल जो है कि व्याख्यान की गतिविधियों को ज्यादा बल देते हैं और जो है कि कक्षा कक्ष में जो है कि सैंपल का जो है कि प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे बालक के जो है कि अरुचि उत्पन्न होती है या उसके बोध स्तर की जो है कि चीजें जो है कि उससे ज्यादा समझ में नहीं आती। तो मतलब इस तरह से तमाम प्रकार की कक्षा कक्ष की गतिविधियां होती हैं जिसका समुचित प्रयोग न करने से बालक के समझ में नहीं आता है, उसमें अरुचि उत्पन्न होती है। जब अरुचि उत्पन्न होती है तो बालक क्या करता है, वहां शिक्षा से दूर होता है, यानी कि वहां शिक्षा लेना वो मुमकिन नहीं समझता। इस तरह से चीजें हो जाती हैं। तो इसके आधार पर इन वंचित बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। प्रावधान कौन कौन सा रखा गया है? देखिए वंचित बालकों के लिए न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी बनी है, इन बालकों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का जो है कि प्रावधान विशेष रूप से रखी है। तभी एनसीएफ 2005, हम इसके बाद एनसीएफ पढ़ाएंगे आप लोगों को। एनसीएफ 2005 विशेष बल देता है कि बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित, बालक के परिवेश से संबंधित शिक्षा या विद्यालय को जोड़ा जाए और उसमें रटंत प्रणाली को दूर किया जाए। शिक्षा में पाठ्य केंद्रित न होकर के शिक्षा क्या हो, बाल केंद्रित हो।
क्यों ऐसा हो? क्योंकि इससे बालक जुड़े। इसके बाद बालक ऐसे तैयार किए जाए जो बालक राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बालक हों। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बालक तैयार किए जा सकें। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बालक की शिक्षा इस प्रकार से हो कि बालक केवल पढ़ लिख कर नौकरी न करे, बल्कि समाज में जहां भी जाए समाज में औपचारिक प्रकार के क्या करे, व्यवहार करे। यदि कोई बालक समाज में औपचारिक व्यवहार करता है तो वह समाज में एक प्रकार का क्या कर रहा है, अपना औपचारिक योगदान दे रहा है, समाज को आगे बढ़ा रहा है, राष्ट्रहित को आगे बढ़ा रहा है। तो एनसीएफ 2005 इस तरह से बग देता है। इसके बाद आरटीई 2009, आरटीई 2009 यह प्रावधान रखती है कि राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम यह प्रावधान रखती है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की ये निःशुल्क शिक्षा दी जाए। चाहे बालक किसी भी गतिविधि से हो, चाहे बालक किसी भी परिवेश से हो, चाहे बालक जो है कि किसी भी क्षेत्र से, किसी भी प्रकार की भाषाई प्रक्रिया, परिवेश से ही प्रक्रिया से हो, बालक को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से क्या किया जाए, अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से क्या किया जाए, शिक्षा का प्रावधान किया जाए, प्रावधान रखा जाए। यह प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य हो। और पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियां ऐसी हों जो बालक में रुचि उत्पन्न करे। पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियां ऐसी हों जो शिक्षण विधियां ऐसी हों, शिक्षण विधियां ऐसी हों जो बालक में क्या करे, रुचि उत्पन्न करे। और यह शिक्षण विधियां लोचदार होनी चाहिए, यानी कि क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, परिवर्तनशील होनी चाहिए कि बालक जिस प्रकार से सीखना चाहता है, बालक जिस प्रकार से सीखना चाहता है, जैसे सीखना चाहता है, जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, उस क्षेत्र के आधार पर जो है कि बालक को क्या की जाए, शिक्षा दी जाए। यानी कि वंचित बालकों को जोड़ना है तो वह जिस परिवेश से आ रहा है, चाहे किसी भी परिवेश से, धर्म से, जाति से या लिंग या किसी भी प्रकार से आता हो, तो उसके उस परिवेश से जोड़कर, उस संस्कृति से जोड़कर उसे क्या किया जाए, शिक्षा जो है कि मुहैया कराया जाए। और वह भी यह शिक्षा सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए, ताकि यह किसी प्रकार से बालक अपने आप में यह कुंठित या हीन भावना की द्वेष न रख पाए कि हमें जो है कि विशेष प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि जो है कि हम पिछड़े हुए हैं या वंचित हैं या हम जनजाति से हैं। यानी कि इन्हें विशेष सुविधा दे करके सामान्य बालकों के साथ विशेष रूप से शिक्षा दी जाए, यानी कि शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, चाहे कोई भी बालक हो। उम्मीद हो आप बेहतर समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं अस्थिबाधित बालक। इस तरह से बालक जो होते हैं, अब हम लोग जो है कि देख लेते हैं कि अस्थिबाधित बालक क्या होते हैं, अस्थिबाधित बालकों की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, आपके सीटेट के सिलेबस में, आपके सीटेट के सिलेबस में जो है कि मुख्य रूप से प्रतिभाशाली बालक, अपवंचित बालक और अस्थिबाधित बालकों के विषय में जो है कि अधिक से अधिक जो है कि प्रावधान रखा है पूछने के लिए। और इन्हीं बालकों को समावेशी शिक्षा में मुख्य रूप से या विशेष रूप से सुविधा प्रदान करके जो है कि जोड़ा जा रहा है विशेष, क्योंकि ये शिक्षा से अधिक ये बालक क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। जैसे किसी प्रकार का शारीरिक विकार हो, या कोई बालक जो है कि बिल्कुल जनजाति से या बिल्कुल प्रवासी बालक हो, आदिवासी बालक हो, तो ये जो शिक्षा से जुड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वहां तक जो है कि शिक्षा जो है कि पहुंचने में हमारे शिक्षाविदों ने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं। लेकिन इसलिए जो है कि समावेशी शिक्षा में इनको जो है कि मुख्य रूप से जोड़ने का जो है कि विशेष बल दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं अस्थिबाधित बालक। अस्थिबाधित बालक, अस्थिबाधित बालक, अस्थिबाधित बालक, अस्थिबाधित बालक कौन है? ये बालक कौन से कहलाते हैं कि जिन बालकों में शारीरिक रूप से अस्थि मतलब हड्डी, शारीरिक रूप से जिन बालकों में, जिनके हड्डियों में विकार उत्पन्न होते हैं, किसी भी कारणवश उनके हड्डियों में विकार उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वो सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर पाते, उन्हें हम कहते हैं अस्थिबाधित बालक। जैसे कि कोई बालक चलने में कठिनाई महसूस करता है,
कोई बालक लिखने में महसूस कठिनाई करता है, उनकी हाथ की उंगलियां या पैर की उंगलियां या जो है कि उनकी आंखें या उनके उठने बैठने संबंधी चीजें, ये सब सारी चीजें जो है कि सामान्य बालकों की तुलना में सारी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो ऐसे बालकों को हम लोग अष्टबाधित बालक कहते हैं। इनमें कौन कौन से बालक आते हैं हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से बालक आते हैं। जैसे पहले नंबर पर हम लोग देख लेते हैं कि विकलांग बालक। अब विकलांग में कौन कौन आ सकते हैं भाई? विकलांग में पांव से भी हो सकते हैं, पांव से भी विकलांग हो सकते हैं, हाथ से भी विकलांग हो सकते हैं, या अन्य किसी शरीर से भी विकलांग हो सकते हैं। मतलब कि अन्य किसी शरीर गतिविधियां जो है कि सामान्य बालकों या एक साधारण व्यक्ति के अनुरूप कार्य न करती हों, जिसे विकलांग बालक कहते हैं, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कह देंगे दिव्यांग बालक। दिव्यांग बालक। इसके बाद देख लेते हैं जिसे यानी कि हम कह सकते हैं सीधे लंगड़े लूले, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं लंगड़े लूले कहते हैं। जिसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि चलने में कठिनाई महसूस करना, चलने में कठिनाई महसूस करना, कठिनाई होना, चलने में कठिनाई होना। इसके बाद हम कह सकते हैं चलने में कठिनाई होना को ये हम कह सकते हैं इसके बाद किसी वस्तु को उठाने में, वस्तुओं को उठाने में या रखने में कठिनाई महसूस करना। इसके बाद यदि हम देख लेते हैं कि वैशाखी का सहारा लेना, वैशाखी का सहारा लेना। यदि हम लोग देखा जाए तो अस्थिबाधित बालकों में ये भी देखा जाए कि प्रायः जो दृष्टिबाधित हैं, ये भी तो शारीरिक रूप से है, जो बधिर हैं, जो बोल नहीं सकते, गूंगा है, जिनकी जीभ तलवे बिल्कुल सटे हुए हैं, यानी कि इनको भी हम लोग अस्थिबाधित बालकों में रख सकते हैं। यानी जो दृष्टिबाधित हो, दिखाई न दे, तमाम तरह के चीजें हो जाते हैं, कि ऐसे बालक जो है कि अस्थिबाधित बालक होते हैं। और इन बालकों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है विशेष रूप से अपनाया गया है। इन बालकों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान है, यानी कि जो शिक्षा का प्रावधान है, यह प्रावधान विशेष रूप से अपनाया गया है। जैसे विद्यालय में विशेष प्रकार की व्यवस्था। यदि कोई बालक देखे होंगे कि प्राइमरी विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय में कोई बालक विकलांग है, वह सीढ़ियों के द्वारा नहीं चल पाता, तो आप देखेंगे कि ऐसे प्लेन करके जो है कि ऐसे लोहे की रेलिंग लगा के जो है कि बनाई गई है, ताकि एक बालक जो है इस प्लेन पर लोहे की रोलिंग पकड़ के जो है कि कक्षा में क्या कर सके, प्रवेश कर सके, विद्यालय में जा सके। यानी कि विशेष प्रकार की व्यवस्था, जो नल वगैरह है, पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं, शौचालय वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, उस बालकों के अनुरूप बनाए गए हैं। तो मतलब यही कह रहा है कि विद्यालय में विशेष प्रकार की व्यवस्था, इसके बाद विद्यालय में विशेष प्रकार के प्रशिक्षण, विशेष अध्यापकों द्वारा विशेष प्रकार के प्रशिक्षण, यदि देखिए इसमें अस्थिबाधित बालक में जो है कि यदि देखा जाए तो हम लोग बाधित बालकों को दो रूपों में रखते हैं। जो किसी भी प्रकार के बाधित या किसी भी प्रकार के विकार से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे बालकों को दो रूपों में रखा जाता है। चाहे देखिए
चाहे कोई बालक, अस्थि बालक में कोई बालक जो है कि दृष्टिबाधित रूप से हो, चाहे मूक बधिर हो, जैसा भी बालक हो, तो हम लोग इसमें ये देखते हैं कि वह बालक पूर्ण रूप से बाधित है या पूर्ण रूप से वो विकार से ग्रसित है, कि वह आंशिक रूप से है, कि वह आंशिक रूप से है। यदि वह बालक आंशिक रूप से विकार से ग्रसित है, तो आंशिक रूप से विकार से ग्रसित बालकों को सामान्य बालक के साथ ही ऐसे विशिष्ट बालकों को शिक्षा का प्रावधान दिया जाता है या प्रावधान रखा गया है। यानी कि ऐसे बालकों को बिल्कुल समान शिक्षा यानी कि समानता के आधार पर शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। यदि कोई बालक पूर्ण रूप से बाधित है या पूर्ण रूप से जो है कि किसी विकार से ग्रसित है, तो ऐसे बालकों को जो शिक्षा का प्रावधान है वो विशेष रूप से किया जाता है। जो बालक बिल्कुल पूर्ण या 100% है, यानी कि पूर्ण रूप से है, तो इसका मतलब ऐसे बालकों को शिक्षा का प्रावधान जो रखा जाता है वो किसके आधार पर रखा जाता है? साम्यता के आधार पर रखा जाता है। उम्मीद है आप साम्यता को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में साम्यता और समानता इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बताया है। आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं, मतलब ध्यान में रखते हैं, यदि बालक आंशिक रूप से हो तो जहाँ तक संभव हो उसे जो है कि सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए। यदि कोई बालक पूर्ण रूप से इस प्रकार के विकार से ग्रसित है तो उसे जो है कि शिक्षा में साम्यता के रूप को धारण कर मतलब विशेष व्यवस्था को दे करके विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर उसे शिक्षित किया जाए। तो यही कह रहा है कि विशेष अध्यापकों द्वारा विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद उन बालकों को, यानी कि जो बालक इस प्रकार के हैं, सभी बालकों को समान अवसर दिया जाए। सभी बालकों को समान अवसर दिया जाए। विद्यालयी प्रकरण में सभी बालकों को समान अवसर दिया जाए विद्यालयी प्रकरण में। इसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि चिकित्सालय और चिकित्सालयों की इसके बाद चिकित्सालय की उचित प्रावधान रखा जाए। विद्यालय में समय समय पर चिकित्सालयों का उचित प्रावधान रखा जाए। और इसके बाद सहयोग एवं आदर्श की प्रणाली को अपनाया जाए। शिक्षा में सहयोग एवं आदर्श प्रणाली को अपनाया जाए। यानी कि ऐसे बालकों से घबराना नहीं है, उनके साथ सहानुभूति जैसा व्यवहार करके इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रावधान करना है या व्यवस्थित करना है, ताकि वह बालक आए, नित्य दिन आए और विद्यालय इसमें जो है कि शिक्षा से जो है कि जुड़े और शिक्षा को प्राप्त कर अपने जीवन को जो है कि जीवनोपयोगी बनाए। तो ये आपका टॉपिक जो है कि समावेशी जो है कि सिलेबस के आधार पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद कोई भी त्रुटियां हो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जो है कि लाइक करिएगा।